वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है जी डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है जी पुलिस वाला अपने बच्चे को पुलिस वाला बनाना चाहता है अधिकारी अपने बेटे को अधिकारी बनाना चाहता है वैज्ञानिक अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहता है केवल और केवल किसान एक ऐसा है जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। और वो ऐसा नहीं है कि कोई क्यों नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसलिए नहीं बनाना चाहता कि इकलौता दुनिया का ऐसा काम धंधा है ये जिसमें घाटा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उपराष्ट्रपति एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, बिल्कुल, और उस राज्य से आते हैं जहाँ खेती मुख्य पेशा है लोगों का, राजस्थान से जी। और पहले वो खुद सांसद भी रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और आम आदमी की और जो किसान परिवार है उनके दुख दर्द और तकलीफों को वो जानते हैं जी। और जब उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, मोदी जी ने किया था, क्योंकि अब तो बीजेपी मोदी और अमित शाह के ही इर्द गिर्द घूम रही है, जी। तो उस समय भी इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि ये जाट जाति से हैं और किसान कौम से आते हैं। और निश्चित रूप से देश के जाट समाज को भी और किसान वर्ग को भी एक बड़ा गर्व और गौरव हुआ था कि हमारे समाज का एक शख्स देश का उपराष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति जाट समाज का बना है। और उन्होंने ये कहा था कि मार्केटिंग पर किसानों को ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। लेकिन अब जब इस किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच से पहले जो उनका बयान आया है और जो उन्होंने भरे मन से एक सरकारी कार्यक्रम में, किसानों के कार्यक्रम में कहा है, कपास की खेती महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज्यादा की जाती है जी। बीजेपी ने इनको पद पर बैठाया जी, जिस टाइम उस वक्त इस बात का बड़ा प्रचार किया गया था, अब तक भी वो प्रचार चल रहा है कि ये किसान पुत्र हैं, ये किसान पुत्र हैं, ये किसान पुत्र हैं जी। तो इनका धर्म भी बनता है किसानों की आवाज उठाना। देखो, इसीलिए ये किसान दोबारा आंदोलित हुए हैं और दोबारा इसलिए देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी को एक सरकारी कार्यक्रम में भरी जनसभा में ये बातें कहनी पड़ गई कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और वो नरेंद्र मोदी है जो अगर करने पर आए तो कुछ भी कर सकता है। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने धारा 370 को तोड़ दिया, जो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने राम मंदिर बनाया। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने एक झटके में 8 बजे लाइव आकर के पूरे देश के नोट बंद कर दिए। ठीक बात है। तो क्या वो इन किसानों की जो एमएसपी है उसका ऐलान नहीं कर सकते? जो मोदी जी बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी किसानों को देने, बीजेपी के बहुत से नेता इस तरह के वादे कर रहे थे जी, कि नेता वादा करता है जनता के सामने जी कि मैं एमएसपी देंगे हम, बिल्कुल, और फिर उस वादे को उनको याद दिलाने के लिए और मनवाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है बहुत जी। चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक झटके में कई हजारों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है, बिल्कुल सही कहा। जबकि एक किसान को अगर सैकड़ों करोड़ का भी माफ कर दिया किसी ने तो उसकी भी बहुत बार कई सालों तक उसके जो है ढिंढोरे पीटे जाते हैं। बाद उन्होंने दुनिया के जो सबसे ताकतवर नेताओं में आते हैं नरेंद्र मोदी, उनको झुकाने का काम भी इन्हीं किसानों ने किया। किसान जो है जाट भी हैं, किसान जो है सैनी भी हैं, किसान प्रजापति भी हैं, किसान जो है एससी समाज के भी हैं, बैकवर्ड समाज, सब किसान है जो खेती करता है या जो खेती पर आधारित है जी। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, कल से एक बयान को लेकर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है और वो किसी आम आदमी का बयान नहीं है, वो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान है। और किस मुद्दे पर है? जो आज फिलहाल भारत के अंदर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, किसान आंदोलन, एमएसपी का मुद्दा। उस मुद्दे पर बोले हैं और बहुत ही बढ़िया बोले हैं और बड़ी जोरदार आवाज उठाई है। महाराष्ट्र के अंदर किसान कार्यक्रम में मंच से उन्होंने सरकार को लताड़ा है और उनके निशाने पर आ गए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने भरी सभा में पूछ लिया उनसे कि चौहान साहब, देश की चुनी हुई सरकार ने किसानों से आखिर क्या वादा किया था, और किया था तो क्यों नहीं निभाना? जनता को और हमें भी पता चलना चाहिए आखिर वादा क्या था उस वादे में, और किया था तो वो निभाना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर सरकार ने क्या वादा किया था। इस विषय पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब 13 महीने
किसान आंदोलन चला जी दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो जहां से हुकूमत चलती है देश की, जी उस दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई किसानों के साथ, सरकार के नुमाइंदों की, चुने हुए नुमाइंदों की, और वहां पर एक वादा किया गया था, उस वादे का जिक्र होता। आखिर वो वादा क्या था? देखो, निश्चित रूप से जब जब सरकारों ने किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए वादे किए हैं, जी उनको सार्वजनिक रूप से उस समय तो बोल दिया जाता है जी जी और बाकायदा लिखित रूप से भी रखा जाता है, लेकिन उसके बाद सरकारें उन वादों को भूल जाती हैं। जी बहुत बिल्कुल। बार हमने ये देखा है, चाहे वो अन्ना हजारे की मूवमेंट हो, जिसमें जन लोकपाल कानून लाने के लिए वादा किया गया था, जी, और उसके बाद वो वादा टाइम टाइम फिस हो गया। और आज वही जी आम आदमी पार्टी उस आंदोलन से निकली सत्ता में है। जी, वो ना तो जन लोकपाल पंजाब में काम कर रहा और ना दिल्ली में काम कर रहा। बिल्कुल यही हर आंदोलन का लास्ट में निचोड़ यहीं पर आकर के यही खत्म हो जाता है। जी किसानों को लेकर के भी देश की जो मोदी जी की सरकार थी, उसने जो वादे किए थे, सबसे बड़ा वादा तो ये था कि जो 3 कानून हैं, जिनको किसान 3 काले कानून बोल रहे थे, जी कि उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर के ये बात भी बोली थी कि मैं किसानों को समझाने में असमर्थ रहा। और उससे पहले अगर हम जाएं तो प्रद्युमन भाई, जब चुनाव था 2013 का चुनाव, जब 2014 में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने देश के नरेंद्र भाई मोदी, उस वक्त चुनावी सभा, कई चुनावी सभा का अगर आप फुटेज या वीडियो निकाल कर देखेंगे तो वहां पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का भी वादा किया गया था। निश्चित रूप से जो ये आंदोलन होते हैं जी, ये सरकारें, जब बड़ी सरकारों में बैठे हुए नुमाइंदे या जो लोग सरकार चाहते हैं आगे भविष्य में, जो नेता टाइप के, जी जी, वो जब जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और उसके बाद वो उन दावों को पूरा नहीं करते, तभी तो एक आंदोलन मूर्त रूप लेता है। सही कहा। और ये जो किसान आंदोलन था, ये भी इसी चीज का परिणाम था कि जो मोदी जी बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी किसानों को देने, बीजेपी के बहुत से नेता इस तरह के वादे कर रहे थे जी, और जब बीजेपी के नेता वादे कर रहे थे तो किसान उन्हीं को तो मनवाने के लिए, देखो बहुत गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं कि नेता वादा करता है जनता के सामने जी कि मैं एमएसपी देंगे हम, बिल्कुल, और फिर उस वादे को उनको याद दिलाने के लिए और मनवाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। बहुत गंभीर बात है। कितनी गंभीर बात है जी। अब जो इस किसान आंदोलन में वादे किए, ठीक है, 3 काले कानून जो थे उनको आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेकिन वो तो एक सेकेंडरी चीज थी। मेन जो मुद्दा था वो था एमएसपी को लेकर। एमएसपी को लेकर के कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। परिणाम आज देख लीजिए, कितने महीने बीत चुके हैं और सरकार ऐसे आ तक भी नहीं पहुंची है। इसीलिए ये किसान दोबारा आंदोलित हुए हैं और दोबारा इसलिए देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी को एक सरकारी कार्यक्रम में भरी जनसभा में ये बातें कहनी पड़ गई कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा जी। और सुन लीजिए, हम भी सरकार से कान खोल कर कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। पास जमीनें कम होती जा रही हैं, जोत जो है वो बिल्कुल छोटी हो गई है जी। और अब जो हालात ये है कि धीरे धीरे चूंकि अगली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ी दर जो है वो जमीनें कम होती जा रही हैं और उन कम जमीनों में भी किसान अपनी दिन रात मेहनत करके भारत देश की जनता का भी और दुनिया का भी जी पेट भरने का काम कर रहा है। बिल्कुल। उसके बावजूद कोई भी सरकार हो, ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी है पिछली 3 योजनाओं से, और उससे पहले कांग्रेस भी रही है, कोई भी सरकार हो वो किसान के प्रति हमेशा उदासीन रही है जी। चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक झटके में कई हजारों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा। जबकि एक किसान को अगर सैकड़ों करोड़ का भी माफ कर दिया किसी ने, तो उसकी भी बहुत बार कई सालों तक उसके जो है ढिंढोरे पीटे जाते हैं। और किसान तो वो है जो जब फसल बोता है और बोने के बाद जब तक वो बिक के उसके घर पैसे नहीं आ जाते, तब तक वो लगातार प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। क्या पता कब कहाँ क्या आफत आ जाए, क्योंकि उसकी तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल खुले में है। बिल्कुल सही। जबकि और जितने व्यापारी हैं वो तो अपनी पैक करके सोते हैं। सही कहा। तो उनको कोई इतना बड़ा खतरा नहीं होता जी। पिछले जो अभी मोदी जी का कार्यकाल था पिछला, उसमें हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला और 13 महीने तक किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे। दिल्ली को चारों तरफ से उन्होंने सील कर रखा था। बिल्कुल। और लगातार बॉर्डरों पर आवाजाही बंद थी और उसके बाद 13 महीने
किसान लगातार जब धरनारत रहे, जिनमें विशेषकर हरियाणा और पंजाब का किसान सबसे ज्यादा था, बिल्कुल क्योंकि हरियाणा और पंजाब दिल्ली के साथ लगते राज्य हैं। बिल्कुल। अब कोई कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल उस साइड के तो बहुत कम आते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद उन्होंने दुनिया के जो सबसे ताकतवर नेताओं में आते नरेंद्र मोदी, उनको झुकाने का काम भी इन्हीं किसानों ने किया। और बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि जिस तरह से मोदी जी अपने राज में कभी नोटबंदी करके, कभी जो है उन्होंने बहुत से इस तरह के सिस्टम किए कि आज थाली बजा लो, आज ये कर दो, लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो लगातार वो चेक करते रहे। अगर ये किसान आंदोलन ना होता तो हो सकता मोदी जी कोई ना कोई जनता पर और एक्सपेरिमेंट भी करते। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है। इस किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अभी भी देश में एक ऐसी जागरूक कौम बाकी है, किसान कौम, जिसे हम किसी जाति से नहीं जोड़ रहे, क्योंकि किसान जो है जाट भी हैं, किसान जो है सैनी भी हैं, किसान प्रजापति भी हैं, किसान जो है एससी समाज के भी हैं, बैकवर्ड समाज, सब किसान है जो खेती करता है या जो खेती पर आधारित है। जी बिल्कुल ठीक। तो उन सब ने मोदी को झुकाने का काम किया। लेकिन जो शर्तें उस समय थी, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम जो शर्त है वो एमएसपी को लेकर के थी। ठीक है, 3 कानून मोदी जी लाए जो उन्होंने विड्रॉ किए, और उन 3 कानूनों को लेकर के वो आंदोलन चला। एमएसपी भी उसमें एक बहुत बड़ी मांग थी। जी जी। अब पिछले काफी समय से, जब से वो आंदोलन बंद हुआ उसके बाद से वो शुरू हो गया था लगभग, एमएसपी की मांग को लेकर के पंजाब के किसान हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर हैं, चाहे खनौरी बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो, उन पर बैठे हैं पिछले काफी महीनों से। अब 6 तारीख से उन्होंने दिल्ली जाने के लिए कूच का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल। जिसके बाद जो है सरकारें अलर्ट हो गई हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर एक बार ये किसान दिल्ली की तरफ रुख कर लेंगे तो कहीं एक बार फिर से जिस तरह 13 महीने पिछली बार दिल्ली की नाकों में चने चबवा दिए थे, वो फिर से ना हो जाए। इसलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक बड़े किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने तो बाकायदा ये भी एक जो है बड़ा अनोखा उन्होंने काम किया कि अपनी जमीन जायदाद को उन्होंने अपने बेटों पर उनके नाम करवाने का ऐलान किया। उसके बाद उनको रातों रात उठा लिया जाता है, और तब से ऐसा लग रहा है कि ये जो पंजाब का आंदोलन है, जो पंजाब में किसान कर रहे थे, ये धीरे धीरे हरियाणा में भी प्रवेश करेगा। और उसको लेकर के अभी हिसार में जो है बहुत सी खापों की एक मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम जो है इस आंदोलन में अगर सरकार कोई ज्यादती करेगी तो हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। जी। अब जो देश के महामहिम जो उपराष्ट्रपति जी का बयान आया है, जैसा आपने कहा है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि उपराष्ट्रपति एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बिल्कुल। और उस राज्य से आते हैं जहाँ खेती मुख्य पेशा है लोगों का, राजस्थान से। जी। और पहले वो खुद सांसद भी रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और आम आदमी की और जो किसान परिवार है उनके दुख दर्द और तकलीफों को वो जानते हैं। जी। और जब उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, मोदी जी ने किया था, क्योंकि अब तो बीजेपी मोदी और अमित शाह के ही इर्द गिर्द घूम रही है। जी जी। तो उस समय भी इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि ये जाट जाति से हैं और किसान कौम से आते हैं। और निश्चित रूप से देश के जाट समाज को भी और किसान वर्ग को भी एक बड़ा गर्व और गौरव हुआ था कि हमारे समाज का एक शख्स देश का उपराष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति जाट समाज का बना है। और उसके बाद से जगदीप धनखड़ के जो हम सिस्टम को समझ पा रहे हैं, वो वास्तव में किसानों से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। ये तो आपने महाराष्ट्र का किस्सा बताया। इससे पहले वो अभी जो है कुछ महीने पहले हिसार में आए थे, एचयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा। तब भी उन्होंने, जयप्रकाश दलाल है जो कृषि मंत्री थे उस समय, उन्होंने उनको यहाँ बुलाया था, किसान मेला था। उसमें भी जगदीप धनखड़ ने किसानों से संबंधित बहुत सी बातें कही, और उन्होंने ये कहा था कि मार्केटिंग पर किसानों को ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। लेकिन अब जब इस किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच से पहले जो उनका बयान आया है, और जो उन्होंने भरे मंच से एक सरकारी कार्यक्रम में, किसानों के कार्यक्रम में कहा है, कपास की खेती महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज्यादा की जाती है, तो वहां जो देश के कृषि मंत्री और जो मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी मंच पर बैठे थे। बिल्कुल। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है उसको 2 एंगलों से हम देख सकते हैं। एक एंगल तो उसका ये है कि जो किसान के प्रति उनकी एक जवाबदेही भी है जी, क्योंकि वो एक किसान परिवार से आते हैं। बिल्कुल। उस जिस टाइम आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इनको पद पर बैठाया जी, जिस टाइम, उस वक्त इस बात का बड़ा प्रचार किया गया था। अब तक भी वो प्रचार चल रहा है कि ये किसान पुत्र हैं, ये किसान पुत्र हैं, ये किसान पुत्र हैं जी। तो इनका धर्म भी बनता है किसानों की आवाज उठाना। देखो निश्चित रूप से एक एंगल तो ये है कि वो जो उनका किसान है वो खुद,
तो इसलिए उनका वो किसान प्रेम जागा है और वो इसकी सरकार को जगाना चाहते हैं जी वो ये जगाना चाहते हैं कि आप जो एक सबसे बड़ा वर्ग है देश का जी किसान उसकी सुध ले और जो उनकी सबसे गंभीर जो बात है जो उस भाषण में उन्होंने कही है कि सरकार ने जो वादे किसानों के साथ किए थे ठीक है आखिर उनको सरकार भूल क्यों गई सही बात है बहुत लंबा समय बीत चुका है बिल्कुल ठीक और ये तो वो सरकार है और वो नरेंद्र मोदी है जो अगर करने पर आए तो कुछ भी कर सकता है ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने धारा 370 को तोड़ दिया जो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने राम मंदिर बनाया ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने एक झटके में 8 बजे लाइव आकर के पूरे देश के नोट बंद कर दिए ठीक बात है तो क्या वो इन किसानों की जो एमएसपी है उसका ऐलान नहीं कर सकते ठीक बात है जिस दिन करने पर आएंगे मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत उनको रोक पाएगी बिल्कुल लेकिन वो बात ये है कि वो कब आते हैं उनका मन में कब आती है किसानों के प्रति अब जो उपराष्ट्रपति जी ने बात कही है इसका एक एंगल तो ये है कि इसमें एक चीज हो सकती है कई बार सरकार की तरफ से एक जवाब आता है जी कि जो एमएसपी किसान मांग रहा है जी कि उतनी एमएसपी के लिए जो पैसा जुटाना है सबसे बड़ी वो समस्या है जी लेकिन देखिए ठीक है वो बात भी अपनी जगह पे सही हो सकती है लेकिन उसका कोई बीच का रास्ता तो होगा ऐसा तो नहीं कि मेरा निजी रूप से मानना पुनिया साहब सरकार के सामने हर चीज छोटी है सरकार जो चाहे वो कर सकती है आप एक बात बताइए एक एमएसपी की ही बात है किसान जो मांग रहे हैं हर चीज पर जो है जो आदमी बेचता है कोई भी आदमी एक सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक वो बेचने वाला उसकी कीमत तय करता है कि मैं ये चीज 10 रुपए हम दुकानों में जाते हैं भाई कितने रुपए की देगा वो दुकानदार बोलता है भाई मैं ये 10 रुपए की दूंगा और वो 10 में से 9 भी नहीं करता एक ही किसान अकेला है जिसकी फसल का भाव भी जो है व्यापारी तय करते हैं वो किसान व्यापारी से ये पूछता है तू कितने रुपए मिलेगा जबकि होना क्या चाहिए कि उस व्यापारी ने ये पूछना चाहिए तेरी फसल है तू बता कितने रुपए में देगा और एक बात हो प्रद्युमन भाई जी देखिए दर्शक भी इस बात से हमारे साथ जुड़ेंगे एग्री करेंगे वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है जी डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है जी पुलिस वाला अपने बच्चे को पुलिस वाला बनाना चाहता है अधिकारी अपने बेटे को अधिकारी बनाना चाहता है वैज्ञानिक अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहता है केवल और केवल किसान एक ऐसा है जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता और वो ऐसा नहीं है कि कोई क्यों नहीं बनाना चाहता क्योंकि इसलिए नहीं बनाना चाहता कि इकलौता दुनिया का ऐसा काम धंधा है ये जिसमें घाटा है और घाटे में अपने पुत्रों को कौन धकेलेगा और भाव भी दूसरे तय करते हैं यही एक कारण है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता और निरंतर जो जोत भी घट रही है और निरंतर जो खेती करने वाले लोगों की संख्या भी घट रही है बिल्कुल प्रद्युमन भाई निश्चित रूप से और जो जगदीप धनखड़ जी की जो बात है उसमें दूसरा एंगल ये है कि मोदी जी ने सत्यपाल मलिक हैं उत्तर प्रदेश से हाँ बिल्कुल बड़े नेता हैं उनको राज्यपाल लगाया बिल्कुल और राज्यपाल लगाने के कुछ एक 2-1 साल तक तो वो बहुत ज्यादा नहीं बोले लेकिन उसके बाद उनका भी किसान प्रेम जागा और वो लगातार किसानों की बातें करते रहे जी भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों उसके बाद वो राज्यपाल लगा दिया गया उनको इसी तरह से हो सकता है जगदीप धनखड़ भी चूंकि अब उनका 2-2.25 साल का कार्यकाल हो चुका है तो अब उनका भी वो कई बार आदमी के अंदरूनी जो है ना वो आदमी ये सोचता है कि मुझे इस चीज में इन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए और एक बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों को या जाट समाज के नेताओं को जब भी कहीं कोई तवज्जो देने का प्रयास किया है तो उनमें से ज्यादातर नेताओं ने अपने दिल की आवाज जो है वो जुबान पर उनकी आई है चाहे वो सत्यपाल मलिक हो चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बीजेपी के नेता होते हुए किसानों के पक्ष में वो लगातार खड़े रहे बिल्कुल खड़े और उन्होंने किसानों के पक्ष में बार बार अपनी बातें रखी बिल्कुल अब जिस तरह से महामहिम उपराष्ट्रपति जी की जो बात आई है कहीं ना कहीं ये इस चीज का भी एक संकेत दे रहा है कि उपराष्ट्रपति जी का भी जो एक जमीर अंदर का आदमी का होता है वो कभी ना कभी हिलोरे जरूर लेता है देखो एक खास बात ये है और लेगा भी क्यों नहीं देखिए प्रद्युमन भाई जी अगर वो किसान पुत्र हैं जी तो लेगा ना फिर बिल्कुल और किसान पुत्र उनको बीजेपी नहीं तो कहा है देखो निश्चित रूप से जब किसान 13 महीने बॉर्डर पर बैठे थे अपना सब काम धाम सब सिस्टम छोड़ करके कोई आदमी नहीं जाता घर से सही कहा एक दिन भी जाना बड़ा मुश्किल मैं खुद उस किसान आंदोलन में 3-4 दिन देख के आया था वहां कि किस तरह से क्या सिस्टम है जी तो 13 महीने बॉर्डरों पर बैठे रहना
वहां बारिश भी हुई, हाँ। धूप भी आई, बिल्कुल ठीक है, ठंड भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो किसान टस से मस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आदमी का जमीर अंदर से जरूर बोलता है। बिल्कुल ठीक कहा। और जिस तरह से देश की संसद अभी चल रही है, संसद में भी बहुत से जो सांसद हैं, उन्होंने भी ये प्रयास किया है, जिसमें विशेषकर हरियाणा से आने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला का हम जिक्र कर सकते हैं जी। उन्होंने जो ये एमएसपी को लेकर के सथगन प्रस्ताव रखा है, तो कहीं ना कहीं संसद भी चल रही है। अगर मोदी जी चाहें तो एमएसपी का कानून ला सकते, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, उसमें एक चीज में ये भी जो आपने बात कही उसमें भी मैं सहमत हूँ कि कई बार सरकारों को अपना बजट देखना पड़ता है, लेकिन उसमें कम से कम आप एक प्री पार्टी शुरू तो कीजिए। जैसे हरियाणा में 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई, आज 3,000 है। 3,000 है। मोदी जी ने 2,000 रुपए किसानों के खाते में डालने शुरू की, ये 2,000 कभी ना कभी 2,000 से 20,000 भी होंगे। बिल्कुल होंगे। तो आप कम से कम एक बार एमएसपी, ठीक है, जो किसान मांग रहे हैं, किसान जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई, क्योंकि बहुत वर्षों पहले, कई दशक पहले वो बनाया गया और उसकी रिपोर्टें आज तक लागू नहीं हुई। एक और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, और इससे दर्शक भी सहमत होंगे, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, जब भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन जो स्टेट्स में वोट मांगने के लिए आता है, तो सारे ये कहते हैं कि या तो मैं खुद किसान हूं या किसान का बेटा। बिल्कुल, अपने आप को किसान से जोड़ते हैं। और मुझे जो है किसानों के प्रति हमदर्दी है। बिल्कुल सही कहा। मैं किसानों के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, हर रोज जो है वादे करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा। जब किसान को उनकी जरूरत है तब कोई नहीं बोल रहा। तो निश्चित रूप से किसानों को भी ये समझना चाहिए कि अपना और पराया कौन है। विपक्ष की भी आवाज नहीं आ रही, जो कि विपक्ष की एक ड्यूटी बनती है कि देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा हो तो उसके अंदर एक सकारात्मक भूमिका निभाने का जो फर्ज एक विपक्ष का बनता है, विपक्ष की ओर से भी उस प्रकार की आवाज नहीं आ रही। मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा में तो विपक्ष पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है। 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आए, उसके बाद, क्योंकि 8 से पहले तो विपक्ष में कांग्रेस ही थी। हाँ, बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे और वो सपने जनता ने उनके धराशायी कर दिए। ठीक है। उसके बाद वो तो एक तरह से ये कहते हैं ना कि वेंटिलेटर पर पहुंच गई है, वो हालात हो गई है। अब ना मंडियों में जा रहे विपक्ष के नेता, डीएपी को लेकर के इतना हाहाकार मचा, तब कहीं कोई नेता नहीं नजर आया। अभी यूरिया को लेकर के देख लेना, ठीक है, इतना हाहाकार मचेगा, कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। तो विपक्ष तो, अगर विपक्ष पहली बार हरियाणा के इतिहास में इतना मजबूत विपक्ष बना है। जो बात देश के उपराष्ट्रपति ने कही है जी, क्या वो बात देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, यानी कि जो लोग निर्णय ले सकते हैं एमएसपी के मामले में, वो भी उस बात को इतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं क्या? देखो, मुझे आज के दिन तो ये लग रहा है कि केंद्र सरकार का कोई रुख नहीं है अभी एमएसपी को लेकर के। अच्छा। क्योंकि अगर एमएसपी को लेकर के कोई रुख होता तो देश के प्रधानमंत्री ना सही, कम से कम देश के कृषि मंत्री का तो कोई बयान आता। दूसरी बात, अभी लेकिन एक शाम का अपडेट है जी, शाम को अपडेट ये कि इसी मुद्दे पर है जी, देश के कृषि मंत्री ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की। जी, देखो, निश्चित रूप से मीटिंगों का दौर तो शुरू हो चुका है और उसका कारण ये है कि 6 तारीख को जो दिल्ली कूच का ऐलान किसानों ने किया है, उसके बाद सब सिस्टम हाई अलर्ट पर है और निश्चित रूप से ये मीटिंगों का दौर चलेगा। लेकिन अभी नहीं लग रहा कि सरकार कोई सीरियस दिखाई दे रही इस मुद्दे पर, क्योंकि अगर सीरियस सरकार होती, 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं पानीपत में, तो सबसे बढ़िया मौका है उसी दिन वो घोषणा कर दें, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। जी जी, अगर वो करना चाहें तो जी। लेकिन ऐसी कोई संभावना है और कोई इनपुट नहीं आ रहा कहीं से जी कि अभी एमएसपी को लेकर के सरकार कहीं कोई गंभीर है। अच्छा, इसमें ये सरकार तभी गंभीर होगी जब, जैसे पिछली बार 13 महीने आंदोलन चला जी, अगर इस तरह से आंदोलन में कोई संगठित आंदोलन चलता है इस बार फिर से, क्योंकि इस बार आंदोलन में भी एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि पिछली बार के किसान आंदोलन के बाद बहुत से किसान नेता चुनावी समर में उतर गए और वो उस चुनावी समर में बुरी तरह से हार गए जी। और उसके बाद जिन राज्यों में जहां जहां किसान आंदोलन का एक बड़े स्तर पर सिस्टम था, ठीक है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, वहां भारतीय जनता पार्टी फिर बन गई जी। राजस्थान में एक बड़े स्तर पर था जी, वहां भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में हो सकता अभी भी ये बात हो कि किसान आंदोलन अभी तक उस रूपरेखा पर नहीं चल पाया है जिस रूपरेखा पर सरकारें बदली जाती हैं, क्योंकि ये वही आंदोलन होते हैं जो सरकारों को बदल देते हैं। इसमें एक पेज और जो आप कह रहे हैं, जो पिछली बार 13 महीने आंदोलन चला प्रद्युमन भाई जी, उसकी अगुवाई एसकेएम करता था जी, संयुक्त किसान मोर्चा, और अभी जो संगठन कर रहे हैं ये एसकेएम से अलग है जी, और एसकेएम भी अपने आप को इनसे अलग बताता है जी।
जो आप पंचायत की बात कर रहे हैं, जो पंचायतें हुई, खाप पंचायतें, उसमें काफी सारे एसकेएम के लोग थे जी। देखो, वो उनका एक फर्ज तो बनता है कि अगर हमारे कुछ किसान भाई अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा एक फर्ज बनता है उनका साथ दें, ताकि किसान सरकार उनको कमजोर ना समझे। जी। उन्होंने ये सिग्नल तो दे दिया कि हम उनका साथ देंगे जी। परंतु जिस तरीके से पिछली बार 13 महीने का आंदोलन चला था और ये सारे के सारे संगठन एकजुट होकर एक मंच पर ये आंदोलन कर रहे थे, वैसे वाला सीन अब की बार नजर नहीं आ रहा है। देखो पिछली बार वो सीन कैसे क्रिएट हुआ, कोई भी आंदोलन हो वो कुर्बानी मांगता है। हाँ। और आंदोलन तभी सक्सेस होता है जब और तभी आंदोलन का एक स्वरूप बड़ा होता है जब सरकारें उनको जो है कहीं ना कहीं फोर्स करने का काम करती है। पिछली बार जब पंजाब से मूवमेंट चली, जैसे इस बार भी पंजाब से चली है, और हरियाणा का किसान कब उसमें इन्वॉल्व हुआ, जब पीपली में जब लाठीचार्ज हुआ जी, जब किसानों को बैरिकेटिंग करके आगे नहीं जाने दिया गया और वहां से वो आंदोलन आक्रोशित हुआ, उसके बाद ही तो हरियाणा प्रदेश खड़ा हुआ। और इस बार भी वही सीन है, हर बार इसी तरह से कोई भी आंदोलन हो। अन्ना हजारे की एक मूवमेंट थी, वो अन्ना हजारे की मूवमेंट क्यों राष्ट्रव्यापी बनी, क्योंकि जब अन्ना हजारे और जो उनके साथी बैठे हुए थे वो लगातार जो है उनका स्वास्थ्य डाउन होता चला गया, तो लोगों को एक भावनात्मक उनके साथ जुड़ा हुआ। और वही सेम चीज पिछली बार के आंदोलन में थी। अगर वो पीपली में लाठीचार्ज ना होता, पीपली में मनोहर लाल जी बैरिकेटिंग नहीं करते तो हो सकता हरियाणा का किसान उस स्तर पर ना उनके साथ लगता। बिल्कुल इस बार भी वही सेम सीन है। जैसे ही ये किसान आगे बढ़ेंगे, अगर हरियाणा सरकार उनको फोर्सली दबाने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से ये जैसे पिछली बार हुआ उसी तरह से फिर हो सकता है क्योंकि फिर किसान एक भावनात्मक रूप से लोग जुड़ जाते हैं। और ये ना केवल किसान, कोई भी समाज आंदोलन, मराठों का आंदोलन हुआ हो, जो है गुजरात में आंदोलन हुआ हो, राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन हुआ हो, हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ हो। जाट आरक्षण क्यों इतने बड़े स्तर पर चला पड़ा? जब यहाँ माईगेड़ के अंदर एक लड़के के गोली लगी, उसके बाद ही तो वो आंदोलन बड़ा व्यापक स्तर पर चला। सुनील शोराण को जी, लाडवा गांव के हों, तो तब से ही ये मूवमेंट चलती है। अभी शांत इसलिए है क्योंकि अभी ना तो सरकार कुछ कर रही, सरकार ठीक है अपना आप चुपचाप बैठी है, और वो किसान भी अभी बैठे हैं। अब जब वो 6 तारीख को जब कूच करेंगे उसके बाद क्या हालात बनती है, क्या हरियाणा प्रदेश, क्योंकि अब वो पंजाब के तो बॉर्डरों पर है, जिम्मेवारी तो हरियाणा सरकार की हरियाणा क्रॉस करके जाना उनको जी। तो अब हरियाणा सरकार उनको जाने देती है, हरियाणा सरकार उनको आराम से जाने देती है, या उनको वही बैरिकेटिंग करके दोबारा से फोर्सली उनको फिर से दबाने का प्रयास करती है। अच्छा, एक प्रश्न और खड़ा होता प्रद्युमन भाई जी, देखिए पिछली बार भी सत्यपाल मलिक एक अच्छे ऊंचे पद पर बैठे होते, संवैधानिक पद पर। राज्यपाल का जो पद होता है वो भी एक महामहिम का पद होता है, और उपराष्ट्रपति का पद भी महामहिम का पद होता है। दोनों के दोनों संवैधानिक पद हैं जी। जैसे ही सत्यपाल मलिक ने किसानों की बात करनी शुरू की जी, तो बीजेपी ने कहीं न कहीं उनको हाशिए पे धकेल दिया जी। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ही जगदीप धनखड़ ने किसानों के लिए एक आवाज उठाई है तो इनको भी इस चीज काम तो करना चाहिए सरकार को इस पे कि वो एमएसपी का जो मुद्दा है उसको हल करे जी। इसकी बजाय आपको क्या लगता है कि धनखड़ का इलाज करना या उसको हाशिए पे धकेलने की कार्रवाई शुरू होगी? देखो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो, जब भी उसके जो कुछ एक उसके मैनर्स हैं उनके खिलाफ या उनके इलायदा कोई भी नेता कोई बात कहेगा जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा से, तो निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उसको डाउन करना शुरू कर देता है। तो क्या किसान, सत्यपाल मलिक के मामले में भी वही हुआ। अब ये तो पहली शुरुआत है जगदीप धनखड़ जी की, अगर वो लगातार बोलते रहे, देखो अब वो देश के उपराष्ट्रपति, थोड़ा अंतर भी है जी सत्यपाल मलिक जी में और धनखड़ जी में, थोड़ा अंतर भी है। धनखड़ जी जिस विषय पे बोले हैं बहुत जरूरी विषय पे बोले हैं और बड़ा नपातुला बोले, बड़ा सही बोले हैं जी। वो सरकार को संदेश भी है जी, और जो बात कहनी थी वो बात भी कह दी है और डंके की चोट पे कह दी है। मैंने कल का जो उनका बयान सुना, आपने भी सुना होगा, बयान देखकर हम ये तारीफ करेंगे कि जगदीप धनखड़ जी जिस प्रकार के संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिस प्रकार से वो एक नपे तुले अंदाज में बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं जी। और सत्यपाल मलिक जी कहीं डिरेल भी हो गए थे बीजेपी विचारधारा के खिलाफ भी। वो देखो सत्यपाल मलिक जी का क्या था कि वो एक जो सीमा होती है शब्दों की गरिमा की जी, वो सीमा उन्होंने तोड़ दी थी। और जब आप एक पार्टी ने आपको राज्यपाल लगाया है, क्योंकि सरकार है वही लगाए राज्यपाल,
उसके बाद आप एक सीमा तक तो जरूर बोल सकते हैं, लेकिन जब आप सीमा पार कर देते हैं, अब जैसे जगदीप धनखड़ जी ने जो बातें कही हैं, वो उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं कही कि जो बीजेपी को भी चुभे, क्योंकि उन्होंने तो केवल ये बात कही है कि जो आपने वादा किया था, क्या वादा था वो, उसको आप याद रखो। हाँ, याद रखो, उसको पूरा करो। जो किसान बैठे हैं, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। और मैं तो एक बात और उनकी तारीफ इस बात के लिए करता हूं कि ये बात कहनी तो चाहिए थी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जी, जबकि राहुल गांधी जी वाला काम भी जगदीप धनखड़ ने किया है। इसीलिए देश में विपक्ष फेलियर है, और इसीलिए राहुल गांधी को भारत की जनता एक जीवंत नेता नहीं मानती जी, कह सकते हैं हम। देखो, क्योंकि जीवंत बातें नहीं लेके आते, नहीं वो ज्वलंत मुद्दे पे किस प्रकार से रुख रखना। जो बात जगदीप धनखड़ जी ने बोली, बहुत अच्छे अंदाज में बोली उन्होंने, तो ये बात अगर राहुल गांधी जी बोलते और एक अच्छे मंच से बोलते तो कहीं न कहीं उनकी भी ख्याति बढ़ती और उनको भी एक परिपक्व नेता माना जाता। देखो, निश्चित रूप से राहुल गांधी में यही कमी है, और राजनीति अगर किसी आदमी को करनी है, आप विपक्ष की आपको जिम्मेदारी दी तो आप लोगों के मुद्दे उठाइए। आज के दिन सबसे बड़े मुद्दों में किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, या फिर ये कांग्रेस पार्टी किसान को कोई मुद्दा ही नहीं मानती। सही कहा, ये भी एक बात हो सकती है। जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरह की बातें कही हैं, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को भी और देश के कृषि मंत्री को भी इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर के और एमएसपी को लेकर के किसानों से बातचीत करनी चाहिए। एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जो किसान वहां बैठे हैं कई महीनों से, फरवरी से बैठे हैं, 9 महीने के आसपास, उनसे अभी तक तो बात ही नहीं की। कितनी गंभीर बात है। उसमें भी एक पेच है, एक कोर्ट ने कमेटी बना रखी है जी, और 1 दफा या 2 दफा उनकी मीटिंग भी हुई है कमेटी से जी, जो कोर्ट ने कमेटी गठित कर रखी है जी। तो क्या इसमें भी कोई पहलू है कि जब कोर्ट ने कमेटी बना रखी तो सरकार बात नहीं कर सकती? मेरे हिसाब से ऐसी तो कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, सरकार तो बात कर ही सकती है। देखो, निश्चित रूप से सरकार कभी भी कुछ भी बात कर सकती है। ठीक है, वो कोर्ट में अगर कोई माननीय अदालत में कोई भी मामला है, ठीक है, उस पर अंतिम फैसला अदालत क्या सुनाएगी वो एक अलग बात है, अलग चीज है। लेकिन आप अपनी तरफ से तो अपनी बात रखिए, पहल कर सकते हैं। पहल करनी चाहिए प्रदेश की सरकार को भी और केंद्र सरकार को, लेकिन नहीं कर पा रही है। और ये जो एक और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं पुनिया साहब, ये जो छोटी छोटी मूवमेंट है, ये पता नहीं चलता कब बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाए। पिछली बार भी छोटी मूवमेंट जी, बिल्कुल बहुत बड़ी मूवमेंट। उसके बाद देखिए आप किस तरह से हुआ, बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को, बीजेपी के सांसदों को गांव में तक में नहीं घुसने दिया गया। और बीजेपी इस गलतफहमी भी ना रहे कि ठीक है इस बार आप जीत गए, कुछ एक हालात ऐसी थी कि कांग्रेस ने टिकटें गलत बांट दी इसलिए आप जीत गए, अगली बार क्या पता आप कौन दे मुंह। और ये भी बीजेपी ध्यान रखे, जो वोट और परसेंटेज है वो बराबर है वो ये ना मुगालते में रहे कि नहीं हम तो किसान विरोध कितना भी करें हम फिर भी सत्ता में आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक संवेदनशील विषय है और इसमें बड़ा जल्दी इन्होंने अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। किसान का जो मुद्दा है, जो एमएसपी का मुद्दा है, उसमें जो भी अर्थशास्त्रीय जो भी एक कमेटी गठित करनी है, जिस भी तरीके से इस मुद्दे का समाधान हो सकता है वो निकालना चाहिए साथियों। तो साथियों, आज हमने बात की किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन और एमएसपी का मुद्दा। उस मुद्दे पे आपको ये हमारी जो बातचीत है वो कैसी लगी, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इस मुद्दे का हल किस प्रकार से निकल सकता है और क्या करना चाहिए देश की चुनी हुई सरकार को। क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो कमेंट भी हम पढ़ेंगे। जिस भी भाई के अच्छे कमेंट आएंगे हम जरूर वो पढ़ेंगे और चर्चा भी करेंगे हम उन पर। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए साथियों राम राम।